आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आइए अब मेरे साथ देखिए 8 बजे की 25 बड़ी खबरें। आज से बाबा भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन शुरू हो रहा है। सावन महीने का पहला दिन ही महादेव के दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। सावन में सोमवार का अपना अलग महत्व रहता है। ऊपर से सावन के पहले दिन ही सोमवार पड़ रहा है तो मंदिरों में बाबा के दर्शन के लिए भीड़ होने की पूरी संभावना है। लेकिन इस साल कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से सभी बड़े बड़े शिवालयों को बंद कर दिया गया है। कोरोना के चलते इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। यूपी और उत्तराखंड की सीमाओं पर सख्ती से सभी गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। हरिद्वार आने वाले हजारों लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में अपने गुरुजनों की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लेने आए करीब 5000 वाहनों को पुलिस ने बॉर्डर से ही लौटा दिया। लगातार 5 दिन से मूसलाधार बारिश से मुंबई बेहाल हो गई है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई के साथ साथ रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। यहां एक तरफ जहां लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सूरत, बलसाड़, नवसारी, द्वारका, राजकोट और पोरबंदर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। बाढ़ और बारिश के कई नुकसान ना हो, इसके लिए जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीमें भी लगा रखी हैं। यूपी में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी कुख्यात विकास दुबे के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने 15 जिंदा बम, 2 किलोग्राम विस्फोटक और 6 पिस्टल बरामद की है। इसके अलावा विकास दुबे के घर में बंकर होने का भी खुलासा हुआ है। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया है कि विकास दुबे के घर में बंकर था जिसमें वो हथियार छुपाकर रखता था। इसी बंकर की दीवारों में असलहा बारूद चुनवा कर रखता था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने 200-300 फायर किए, जिसके खोखे भी बरामद किए गए हैं। कानपुर मुठभेड़ में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। गांव की बिजली काटने पर अब नया खुलासा हुआ है। पहले ऐसी खबर आ रही थी कि बिकरू गांव की लाइट विकास दुबे ने कटवाई थी, लेकिन अब इस मामले पर कानपुर एसएसपी का बड़ा बयान आया है। एसएसपी के मुताबिक एसओ चौबेपुर ने फोन करके पुलिस की मदद के लिए लाइट कटवाई थी। योगी सरकार से आदेश मिलते ही यूपी में ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है। कानपुर की घटना के बाद अब यूपी में बदमाशों की खैर नहीं। एनकाउंटर के दौर में देर रात यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गोली लगी। पैर में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 32 बोर की कारतूस समेत एक पिस्टल और बाइक बरामद की। बिहार में इस बार नए नियम से होगा चुनाव। दलों को बताना होगा दागियों को क्यों दिया टिकट। चुनाव आयोग ने बिहार की सभी 150 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों से कहा है कि इस बार अगर वो दागी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो उन्हें ये बात सार्वजनिक रूप से बतानी पड़ेगी कि उम्मीदवार पर कैसे मामलों में मुकदमा चल रहा है और उन पर किस तरह के अपराध का आरोप है। नेपाल में आज सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट यानी एनसीपी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी। इससे पहले कल काठमांडू में जबरदस्त सियासी गहमागहमी रही। विवाद खत्म कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पार्टी के चेयरमैन प्रचंड के बीच बैठक हुई। इस मुलाकात में ओली के उन आरोपों पर सफाई पेश की जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रचंड गुट राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना चाहता है। सावन के सोमवार से पहले ही बाबा बर्फानी के लाइव दर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि कोरोना संकट की वजह से भक्त अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगे। आज यहां बाबा बर्फानी की आरती की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर जीसी मुर्मू वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। अमरनाथ धाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भक्तों ने घर बैठे अपने आराध्य के दर्शन किए, साथ ही वर्चुअल सिस्टम के जरिए आरती में भी शामिल हुए। दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित कोरोना केस के मामले में रूस को पीछे छोड़ भारत तीसरे पायदान पर आ गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,896 नए मामले सामने आए हैं।
देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,73,165 हो गई है। अब तक मृतकों की संख्या 19,268 हो गई। 1 जून से लेकर अब तक महामारी के मामलों में 4 लाख से ज्यादा मामलों में वृद्धि हुई है। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे ज्यादा 6,555 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 2,06,619 हो गई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 151 लोगों की जान गई है। राज्य में अब तक 8,822 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की बात करें तो बीते एक दिन में 1,311 नए मामले सामने आने के साथ मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 84,125 हो गया है। अभी तक मुंबई में 4,896 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,244 नए केस मिले हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते एक दिन में दिल्ली में 63 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 3,067 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71,339 मरीज ठीक होकर अस्पताल से अपने घर लौटे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,153 नए मामले मिले हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 27,707 तक पहुंच गई है। बीते एक दिन में यूपी में 12 मरीजों की मौत हुई। यूपी में अब तक 785 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में कुल एक्टिव केस 8,161 है। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी हॉस्पिटल में अनिवार्य रैपिड एंटीजन टेस्ट के आदेश दिए। दिल्ली में पिछले कुछ दिन से कोरोना टेस्ट की रफ्तार तेज कर दी गई है। इससे पहले सरकार ने कोरोना टेस्टिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हर जिले में 7 एंटीजन टेस्ट सेंटर बढ़ाने का निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। केरल में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने से राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम में आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। यह लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए रहेगा। लॉकडाउन को लेकर सीएम कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ये ट्रिपल लॉकडाउन है। इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी 109 है, जबकि 25 जून को यह संख्या 77 थी। गुजरात में भारी बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने भीषण तबाही ला दी है। अहमदाबाद, सूरत और द्वारका में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बिजनौर में अचानक आए तेज बारिश से कोटावाली नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी में उफान आने से सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर दिखने लगा है। इसी बीच एक महिंद्रा पिकअप सड़क से गुजरते समय देखते ही देखते सैलाब में बहने लगी। गाड़ी में एक महिला और एक पुरुष सवार थे। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर गाड़ी में सवार दोनों को बचाया। हैरान कर देने वाली एक तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आई है, जहां कोसी नदी पार कर आ रही 3 महिलाएं सैलाब के तेज बहाव में बह गईं। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं पशुओं का चारा लेने के लिए नदी पार कर रही थीं, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से चारा लेकर लौट रही महिलाएं सैलाब की चपेट में आ गईं। पुलिस के मुताबिक फिलहाल एक महिला का शव बरामद हुआ है, लेकिन अन्य दूसरी महिलाओं का अब तक कोई अता पता नहीं है। मॉनसून की रफ्तार तेज होने के साथ ही तबाही की तस्वीरें भी दिखने लगी हैं। उत्तराखंड में देर रात मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर दिखने लगा है। सैलाब के आगे इंसान की ताकत बेमानी साबित हो गई है और इसी की एक झलक यहां तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप। मॉनसून की तेज रफ्तार की मार गुजरात के अमरेली पर भी पड़ रही है। गुजरात के तमाम हिस्सों में बारिश के कारण जिंदगी अस्त व्यस्त हो चली है। वहीं अमरेली में भी बारिश कहर बनकर टूट रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें सैलाब बन गई हैं। गांव के बाजार पानी से लबालब भरे हुए हैं। गांव में आए बाढ़ से लोग दहशत में आ गए। भारत और चीन के तनाव के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज 85वां जन्मदिन है, जिसे धर्मशाला में धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी है। चीन की आंखों में हमेशा से खटकने वाले दलाई लामा की वजह से आज चीन का बीपी बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दलाई लामा के जन्मदिन के कार्यक्रम के जरिए भारत चीन को कुछ खास संदेश दे सकता है। सत्ता में लंबे समय से चल रहे कयासों पर विराम लगा।
जब राजस्थान सरकार ने देर रात आदेश जारी कर पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को सीएम का सलाहकार नियुक्त किया। कुछ दिन पहले सरकार ने डीबी गुप्ता की जगह राजीव स्वरूप को सीएस बना दिया था, लेकिन तबादला सूची में गुप्ता का नाम नहीं था, ना ही उन्हें एपीओ किया गया था। हालांकि डीबी गुप्ता को लेकर लंबे समय से तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ हुई हाथापाई और बदतमीजी का मामला सामने आया है। पुलिस के साथ हिस्ट्री शीटर बदमाश चंद्रपाल के परिजनों ने हाथापाई की। हाथापाई की घटना के तुरंत बाद बादलपुर पुलिस ने 30 अज्ञात और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने अनिल दुजाना गैंग के हिस्ट्री शीटर चंद्रपाल की संपत्ति भी कमिश्नर के आदेश पर जब्त कर ली है। और गाजियाबाद के मोदी नगर में मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि गंभीर रूप से झुलसी 3 महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि छप्पर पर बिजली का तार गिरने से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। अंदर काम कर रहे कर्मचारी भागने की कोशिश के बावजूद भाग नहीं पाए। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।